अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, माइग्रेंट्स का मसला काफ़ी आजकल चर्चा में है। और भारत में जब से वो एक जहाज़ आया है 204 इलीगल माइग्रेंट्स को लेके अमेरिका से, तब से वहाँ पे भी काफ़ी इस पे चर्चा हो रही है। मैं बीइंग ए माइग्रेंट, जितना मैं जानता हूँ इन चीज़ों की तरफ उतना शायद ही कोई जानता हो। और मैं जब पाकिस्तान से यूरोप आने के लिए डेस्परेट था, क्योंकि सऊदी अरब जाना मेरे लिए आसान था, मेरे फादर वहाँ काम करते थे, तो मैंने उनसे ज़िद की। उन्होंने तो मुझे समझाया कि अभी बेटा सीए कर लो पहले, लेकिन मेरा पढ़ाई वढ़ाई से ध्यान उतर गया था, क्योंकि मैं एक अजीब सा मेरा जहन होता था, मैं बागी किस्म का इंसान था। तो ज़ियाउल हक का वो ज़माना था और पाकिस्तान में मेरा गुजारा मुश्किल होता जा रहा था। तो फिर मेरी माँ ने भी अब मेरे फादर को समझाया कि इसको बाहर ही भेज दें। तो फिर और कोई रास्ता था नहीं, सऊदी अरब ही था। तो सऊदी अरब का उन्होंने मुझे वीज़ा लगवा दिया और मैं चला गया वहाँ। जाके फिर 6 महीने में फादर के साथ रियाद में रहा, जहाँ पे मैंने टाइपिंग वगैरह की प्रैक्टिस की। और फिर मुझे रियाद बैंक में जॉब मिल गई। लेकिन फिर सऊदी अरब में भी रोज़ मसले होते थे। सऊदी अरब में उस वक्त तो माइग्रेंट्स का हाल बहुत ख़राब था। मतलब माइग्रेंट्स क्या, वहाँ पे उस वक्त तो लोकल्स के लिए भी बड़े सख्त कानून थे और आज भी हैं सख्त कानून। शायद इसी वजह से वहाँ पे अमन सुकून शांति है। तो मैं सऊदी अरब से भी 87 में वापस पाकिस्तान आ गया। फिर मैंने अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे दुबई का एक खेपिए का वीज़ा लगवा दिया और खेपिए के साथ मुझे भेज दिया। मैं 14 दिन के लिए दुबई गया। अब मुझे अरबी में टाइपिंग और इंग्लिश में टाइपिंग अच्छी आती थी, तो मुझे एक टाइपिंग की दुकान पे जॉब मिल गई। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा और नेशनल बैंक ऑफ शारजाह बिल्कुल दुकान के सामने थी, तो मैं रोज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई करने जाता था जॉब। और फिर नेशनल बैंक ऑफ शारजाह में जॉब मिली और मैं फिर दुबई में सेट हुआ। फिर दुबई में कुछ ऐसे मेरे मामलात हुए कि मुझे मेरे जो जानने वाले थे रिश्तेदारों में भी और दोस्तों में भी, वो यही कहते थे कि तेरी मेंटेलिटी के हिसाब से है ना, तू किसी मुसलमान देश में तो सेट हो नहीं सकता। तो तेरे लिए बेहतर है कि तू किसी ऐसे देश में सेट हो, एक तो जहाँ से तुम्हें वापस आने का ख़तरा ना हो, क्योंकि ये दुबई सऊदी अरब वगैरह में तो वर्क वीज़ा होता है, जब तक इकामा है तब तक है और वापस एक दिन जाना ही जाना है। तो तू वहाँ जा जहाँ पे तुम्हें नेशनलिटी मिल जाए और जहाँ पे तेरी जो आज़ाद तबीयत है उसको राहत मिले, सुकून मिले और तुझे कोई ख़तरा ना हो। तो मैंने फिर यूरोप मेरे जहन में था और मैं यूरोप की ट्राई करता रहा। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे फिर जर्मनी का वीज़ा लगा दिया और जर्मनी से फिर उनके एक दोस्त, उस वक्त शेंगन आया नहीं था तो बॉर्डर थे पूरे यूरोप में, तो जर्मनी से उनके एक दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे और वो लेके मुझे हॉलैंड ले गए। हॉलैंड से फिर होता हुआ मैं बेल्जियम पहुंचा और फिर बेल्जियम में मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की। मैंने बेल्जियम में अजाइलम ली थी, लेकिन मेरी अजाइलम चली नहीं और मैंने बड़ा करीब से चीज़ों को देखा। मैं अजाइलम सेंटर में रहता था और काफ़ी पाकिस्तानी हम लोग थे। मसला ये है कि ये जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, ख़ास तौर पे जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, एक तो लीगल माइग्रेंट्स है ना जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, डिग्री मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, लीगली सेटल हो जाते हैं, या कोई शादी करके लड़की या लड़के से आते हैं इधर यहाँ के नेशनल से। जैसे हमारे कम्युनिटी में, पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी में, बांग्लादेशियों में यही होता है ना, इवन अरबों में भी, कि ये फिर यहाँ के लड़के जो होते हैं या लड़की होती है, उनके लिए उनके माँ बाप अपने देश से रिश्ता लेके आते हैं। तो ये है कि वो लीगल माइग्रेंट्स हो गए। लेकिन एक इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं जो आते हैं किसी तौर पे भी, और उनके पास फिर कोई, जैसे होता है ना कि वापसी की कश्तियां जला दी हैं, तो वापसी का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जो लीगल माइग्रेंट्स हैं वो वापस भी जाते हैं, आते हैं, ये सब। इलीगल माइग्रेंट्स को पहला टारगेट होता है कि सेट होना है। सेट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, पेपर चाहिए। पैसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पीछे फैमिली अपने घर बार पता नहीं क्या कुछ बेच के कर्जे लेके उनको भेजती है, तो पीछे से पैसे आने की उम्मीद होती नहीं। यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो है ना, वो फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल साइड पे भी चले जाते हैं कि जैसे तैसे करके पैसा कमाओ। फिर आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर इलीगल माइग्रेंट्स पासपोर्ट अपना रास्ते में ही ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि पासपोर्ट है तो ईजीली डिपोर्ट हो जाते हो आप, कि
उस मुल्क में जहाँ पे आप पकड़े जाते हो उनके पास ये प्रूफ होता है कि आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट है। तो मैं भी जब अजाइलम लेने अजाइलम सेंटर की लाइन में खड़ा था तो मुझे पाकिस्तानी जो लाइन में थे जिनसे मैं मशवरा कर रहा था कि अजाइलम क्या होती है कैसे, तो उन्होंने पहला मशवरा ये दिया था कि पासपोर्ट है। मैंने कहा कहाँ है? मैंने कहा कि जेब में। बोला यार क्यों लेके आए हो, पासपोर्ट नहीं दिखाना? मैं कहा क्यों? बोला वो जब तुम इलीगल हो जाओगे तो तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, इनके पास प्रूफ होगा कि तुम पाकिस्तानी हो। तो वहाँ पे मैंने देखे थे तकरीबन 17 पाकिस्तानी हम अजाइलम सेंटर में रहते थे, उसमें मैं अकेला था जिसने अपना पासपोर्ट दिखाया था। और इसी वजह से मेरा पूरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया, फ्रेंच पासपोर्ट भी आया, आगे हर जगह पे आया, मेरी एजुकेशन सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट सब पे करेक्ट नाम था। लेकिन वो जो थे बाकी जो अपना पासपोर्ट नहीं दिखाते थे उनकी आइडेंटिटी नहीं होती थी। जब मैं एमकेएम को ऑर्गेनाइज़र था बेल्जियम का, और कराची से एमकेएम के लड़के आते थे भाग के जो जिनके ऊपर ऑपरेशन होता था, तो एक लड़के मेरे पास आते थे ज़ाहिर, और मैं फिर उनके अजाइलम का सारा वो करता था। तो एक लड़के का मैंने पूरा प्रोसीजर चलाया, 1.5 साल के अंदर उसको अजाइलम मिल गई और रेफ्यूजी पासपोर्ट मिल गया। रेफ्यूजी पासपोर्ट की वैल्यू नेशनलिटी जैसी ही होती है और उसमें तकरीबन सेम राइट्स होते हैं, और रेफ्यूजी पासपोर्ट के भी कुछ 6 महीने साल बाद उस वक्त नेशनलिटी भी मिल जाती थी। तो एक लड़के का जब मैंने केस ये किया तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि अली तुम्हारा वो रेफ्यूजी एक्सेप्ट हो गया स्टेटस और आगे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। तो बाद में इसने मुझे, वो मेमन लड़का था लेकिन उसका नाम था अली सूमरो, तो सूमरो तो सिंधी हुआ। तो मैं इसको पूछता भी था तो कहता हाँ बस यार हमारी ज़ात है सिंधु। मैंने कहा हो सकता है मेमनों में गांधी भी होते थे, हमारी नानी के ऊपर अबा उमर गांधी रहते थे, तो मैंने कहा होंगे सूमरो भी। लेकिन बाद में इसने मुझे कहा कि मेरा नाम अमीन है, अमीन चिरकली। तो मैंने कही अली सूमरो कहते नकली नाम रखा था। अब अली सूमरो के नाम से इसका बेल्जियम पासपोर्ट भी है, उसके बच्चों का नाम, बाप का नाम भी अली सूमरो है। तो नकली आइडेंटिटी से इलीगल काफ़ी आगे बढ़ते हैं और फिर उनको आसानी ये होती है कि नहीं हुआ इधर बेल्जियम में काम, इलीगल हो गए, सेटल नहीं हो रहे, जर्मनी चले जाओ, जर्मनी में नहीं हुए फ्रांस चले जाओ, और फिर डंकी लगा के लंदन भी आ जाते थे। तो ये सारा सिस्टम है इलीगल माइग्रेंट्स का। हमारे अर्नब गोस्वामी साहब ने अभी एक इंग्लिश में पूरा इस पे प्रोग्राम किया है। उन्होंने कहा कि रो रहे हैं लोग कि भाई हमें वापस क्यों भेजा, तो तुम लोगों ने एक इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। इलीगल माइग्रेशन इज़ एन इंटरनेशनल क्राइम, तुम लोगों ने वो किया है। और मैं इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो शिकवा कर रहे हैं ना कि हमें जंजीरों में बांध के लाए, हमारे पाँव बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, हमें बंधे हुए हाथों से खाना खाना पड़ता था, ये वो तो ये वही लोग हैं जो 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे के अपने देश से माइग्रेशन करने गए थे, और उन्होंने इतना पैसा खर्च करके ये बता रहे हैं कि किस तरह ख़तरनाक रास्तों से होते हुए हम पहुँचे हैं। 18 पहाड़ियाँ क्रॉस करके हम जाते थे, कई लोग गिर के मर जाते थे। जब वो ख़तरनाक काम आप कर रहे थे पैसे दे के, तो अब तो फिर आपको ये लेके आ रहे हैं तो कम से कम आपकी जान को तो ख़तरा नहीं है। और ये जो बांध के लेके जाने की बात है ना, तो मैं इस पे बता दूं कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बेल्जियम में काम करता था, तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के केस जब डिपोर्टेशन का, लेकिन एक डिपोर्टेशन, यहाँ पे तो पूरा पूरा जहाज़ है ना, तो उस पे एक आदमी का डिपोर्टेशन था। तो उसको हथकड़ी में जब प्लेन में चढ़ाया ना, तो पायलट ने मना कर दिया। आपको मैं बता दूं कि प्लेन का जो पायलट होता है ना, वो फाइनल अथॉरिटी होता है हर चीज़ में। अगर वो कोई चीज़ मना कर दे तो उसको आप वो नहीं कर सकते। उसने कहा मैं हथकड़ी वाले बंदे को तो नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इट्स ए रिस्क, वो उठ के हंगामा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और प्लेन आसमान में होता है तो वहाँ पे फिर पूरे पैसेंजर्स की ज़िंदगी को ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए उसने हथकड़ी में ले जाने से मना कर दिया। तो ये जो मिलिट्री प्लेन में अमेरिका ने भेजे हैं ना, उसकी वजह ये है कि फिर यहाँ पे पायलट का मसला नहीं। दूसरा ये है कि ये जो मास डिपोर्टेशन है ना, जिसमें 200 लोग भेजे जा रहे हैं, तो आप सोचें कि अगर प्राइवेट एयरलाइन में अगर आप 200 को भेजें और वो हंगामा खड़ा कर दें,
25 भी 10 भी अगर कोई हंगामा करने वाले लोग हों और उनको हथकड़ियाँ चेन ना हों, क्योंकि आफ्टर ऑल 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा करके जब ये लोग आते हैं तो ना जाने के लिए कि भाई हम इतना खर्चा करके इतना रिस्क लेके यहाँ तक पहुँचे, वापस हम चले जाएं, तो वो जो अथॉरिटी होती है ना, जैसे अमेरिकन अथॉरिटी, उनको ये है कि रिस्क फ्री यही रास्ता है कि मिलिट्री प्लेन में फौजियों की निगरानी में हथकड़ी चे और बेड़ी बांध के इनको भेजें ताकि बाकी पैसेंजर्स के लिए रिस्क ना हो। अजीज दोस्तों, 18 लाख की बात हो रही है कि भारत के 18,000 भारत के इलीगल माइग्रेंट्स हैं अमेरिका के पास और वो सब वापस आएंगे। उस पर ज़ाहिर है भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, और वो जिस हिसाब से इस पर पॉलिटिक्स कर रही हैं तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि भारत के लोगों को पहली बार डिपोर्ट किया गया है। 2009 में 734 डिपोर्ट हुए थे, 2010 में 799, होते होते 2019 में 2042 डिपोर्टेशन हुई थी। और ये है कि बिल्कुल डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और 18,000 की लिस्ट है, वो 18,000 भारत सरकार ने भी कहा है कि हम जो ज़रूरी होगा वो बिल्कुल करेंगे। और ऑफ कोर्स ये भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं कि पाकिस्तान ने कारगिल में अपने फौजी भी वापस लेने से मना कर दिया था। तो ये भारत है, भारत इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, और भारत के वो लोग जो इलीगली गए, मैं उनके लिए मेरे हमदर्दी है कि ठीक है वो बेचारे नाकाम हो गए, अगर यहाँ रह जाते अमेरिका में घुस जाते तो किसी न किसी तरह साल 2 साल 4 साल 5 साल में सेटल हो जाते। ऐसे लोग भी मैंने बेल्जियम में देखे हैं जो 15-15 साल तक इलीगल थे, लीगल नहीं हुए थे, और फिर टाइम लगता है, कभी कभी इमीडिएटली हो जाता है। जैसे हमारे MQM का एक लड़का आया, उसकी स्पेन के अखबार एल पाइस अखबार में फ़ोटो आई थी, उसको गोली मारी थी पाकिस्तान फौज ने MQM के लड़के को, और वो उसको मतलब उसके ऊपर बैडली टॉर्चर भी किया गया था। वो लड़का जब आया था, इसके पास तो सारे प्रूफ थे, वो एल पाइस अखबार की फ़ोटो और पूरे डॉक्यूमेंटेशन जब दिए, उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला इसके ऊपर तो ब्रूटल टॉर्चर हुआ है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ 2-3 महीने में उसकी अज़ाइलम एक्सेप्ट हो गई और उसको रेफ्यूजी पासपोर्ट मिल गया, और फ़ौरन ही वो नेशनलिटी भी मिल गई इसको। तो कुछ लोग इमीडिएटली सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग लंबा अरसा रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती है इन लोगों की कि इनको सेटलमेंट का मौका नहीं मिला। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका ने अब एल सल्वाडोर से डील की है, और एल सल्वाडोर ने अपनी जेलों में इन इलीगल माइग्रेंट्स को रखने का हाँ किया है। एक ग्वांतानामो बे में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 30,000 लोगों को रखने के लिए कहा है कि फैसिलिटी तैयार करो। और एल सल्वाडोर, दुनिया में एल सल्वाडोर जैसी जेलें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एल सल्वाडोर में जिस तरह कैदियों को रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वो ड्रग्स लॉर्ड के वारलॉर्ड हैं, क्रिमिनल्स हैं, और उनको रखने के लिए बहुत ही एक नॉट वेरी गुड सिस्टम रखा है, और उसमें बहुत ही कैदियों के राइट्स वगैरह कुछ नहीं होते। वहाँ पे भी एल सल्वाडोर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हम रखेंगे। तो दैट इज़ अमेरिका का सिस्टम है, लेकिन इससे हमें भी सबक हासिल करना चाहिए भारत जैसे देश को, कि सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना वो भारत में है। जितने इलीगल माइग्रेंट्स भारत में हैं इतने तो यूरोप अमेरिका में मिला के भी नहीं होंगे। करोड़ों में तादाद है और डेंजरस हैं वो भारत की सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं, और वो बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और उनको बदकिस्मती से भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट हासिल होता है। जैसे बांग्लादेश और रोहिंग्या के जो आते हैं वो उनको वेस्ट बंगाल से और काफ़ी सपोर्ट मिलती है। फिर दिल्ली में जब तक केजरीवाल सरकार थी तो इस तरह ये इजीली यहाँ पे, और भारत में आधार कार्ड वगैरह बन ही जाते हैं थोड़ा पैसा खर्च करके, तो ये सब सेटल हो जाते हैं और फिर भारत की सोशल फैब्रिक को ख़राब करते हैं, भारत की नेशनल यूनिटी को ख़राब करते हैं।
तो भारत के पास इस वक्त मौका है कि एक बहुत कड़ा ऑपरेशन करके भाड़ में जाए आपकी ओपोजिशन पार्टीज, वो बकवास करते रहें, करने दें, लेकिन आप फौरन ऑपरेशन करके इलीगल माइग्रेंट्स को इसी तरह वापस भेजें जैसे अमेरिका भेज रहा है। इंग्लैंड में मामला बहुत Labour खराब है। Party is going to make it illegal to criticise Islam. They are going to force a new definition of Islamophobia on us, which effectively means that we have Pakistan-style blasphemy laws for the first time in this country. This means that we won't be able to criticise grooming gangs. This means we won't be able to criticise Islamic terror attacks. This means we won't be able to criticise Sharia courts. This means that Britain, a Western Christian nation, will join the likes of Pakistan or Afghanistan in having Islamic blasphemy laws, medieval blasphemy laws, where you cannot criticise Islam. You can criticise Christianity, Hinduism, you can criticise Judaism, but you cannot criticise Islam, or you will be arrested, charged with hate speech, and you will be thrown in prison. Now, why is this happening? Simple. Muslims vote Labour, and Labour is pandering to their voter base. Why is this happening? Because our country is being taken over. We are being demographically replaced in our own country. What is the solution to this situation? Simple. You have to do something. You have to show your defiance. You have to show Labour that they will not get away with this. The best way to do this is to join Britain First on Saturday, the 1st of March in Nuneaton for our March for Remigration. We need to make a powerful political statement to the Labour government that we are patriots and we love our country and we will not allow Labour to turn us in to something that resembles Pakistan or Saudi Arabia. This is Britain. We are a Christian, democratic, free nation, and we will not put up with any medieval blasphemy laws. इलीगल माइग्रेंट्स या लीगल माइग्रेंट्स, आप जो भी हैं, जिस देश में आए हैं, आपको उस देश के कानून की पाबंदी करनी है, उस देश की सोसाइटी, उस देश की कल्चर, उस देश की वैल्यूज़ को आपको ऑनर करना है, उसकी इज्जत करनी है और उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी। जैसे कि अभी ये पॉल ने बताया आपको कि किस तरह यहाँ पे अपनी शरिया नाफिज करना चाहते हैं। अब जैसे ये खबर आई है कि रेसिस्ट डॉग्स, यानी कुत्ते माइनॉरिटीज़ को पसंद नहीं तो कुत्तों को बैन करना चाहिए। अब हद है ना भाई, मतलब कुत्ते तो पाकिस्तान में भी बैन नहीं है, तो यहाँ पे बैन क्यों करने चाहिए? पाकिस्तान में कई लोग कुत्ते पालते हैं। इसी तरह ये हमारी मलका हैं जो अभी एक स्कूल का दौरा कर रही थी। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि ये सोमालिया के स्कूल का दौरा कर रही हैं, ये इंग्लैंड का स्कूल है और उस पर जो लड़कियां पकड़ के खड़ी हैं, एम्पावरिंग वीमेन, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी, ये एम्पावरिंग है वीमेन की। इनको आपने एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, आपने इनको लंदन की, इंग्लैंड की स्कूलों में जब आप इनके साथ ये कर रहे हैं तो घर में इनके साथ क्या होता होगा, इनकी कितनी एम्पावरिंग है, ये सब आपके सामने है। लेकिन ये है कि इंग्लैंड में तब्दीली मुश्किल नज़र आ रही है क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है। अब जैसे ये मोहम्मद इजाबे कहता है कि हम अगर अपना बर्थ रेट इंक्रीज़ करें तो ये है कि हम ब्रिटेन की 10% और 20% पॉपुलेशन फ्रांस की हो जाएंगे 2025 में। और ये है कि इस तरह, मतलब वही आपका इन्वेजन वाला कॉलोनियल माइंडसेट आप चला रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, माइग्रेशन का मसला बहुत ख़राब है और लेट्स सी कि कहाँ तक चीज़ें जाती हैं। लेकिन ये है कि आज की दुनिया में बड़ा फ़र्क है, सोच समझ के फ़ैसला करें। भारत जैसे देश में जिसके पास 50 लाख 1 करोड़ हो, उसको वो सारी जमा पूंजी दाव पे लगा के अपनी जान खतरे में डाल के ऐसा आने की क्या मौत पड़ी है। पाकिस्तान का तो समझ में आता है। अभी कल फिर एक कश्ती डूबी है और ख़तरा यही है कि इसमें ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे। 65 पैसेंजर मारे गए हैं। लेट्स सी कितना
इसमें से पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी तो भागने के चक्कर में है, तो समझ में आता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्या कयामत आई हुई है कि आप ऐसा देश छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।